गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टारगेट बैच में पढ़ाएंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की चर्चा करने वाले हैं। सुनिएगा, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं अनपोलराइज लाइट का, तो जो मान लीजिए सोर्स से लाइट निकलते हैं वह सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, वह जो लाइट मिलता है आप लोग को वह अनपोलराइज लाइट होता है। अनपोलराइज लाइट का मतलब हो गया जो लाइट सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनपोलराइज लाइट। अगर वही लाइट किसी एक डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अगर अनपोलराइज लाइट एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। द फेनोमेना of refracting the vibration of light in a particular direction perpendicular to the propagation of light wave is called polarization of light. Polarization of light. पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखिए, द टर्मलाइन क्रिस्टल या टर्मलाइन क्रिस्टल एक्ट एज पोलराइजर। टर्मलाइन क्रिस्टल किसके तरह काम करता है बाबू, पोलराइजर के तरह। टर्मलाइन क्रिस्टल किसके तरह काम करता है, पोलराइजर के तरह। तो सिंपल याद रखिएगा, हमने लिखे हैं द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखिए, टर्मलाइन क्रिस्टल किसके तरह एक्ट करता है बाबू, पोलराइजर के तरह। अब समझिएगा, यहाँ पे ये तो डिफिनेशन हो गया। अब इसका कैसे एक्सपेरिमेंटल हम लोग स्टडी करते हैं पोलराइजेशन का, उसका चर्चा अभी जस्ट करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लोग पोलराइजेशन का कैसे करते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंटल study of polarization of light। experimental study of polarization of light। experimental study of polarization of light।
जैसे देखो बाबू, ये हो गया आपको अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपगेशन करता है। ये कैसा लाइट हो गया? अनपोलराइज लाइट। ये सोर्स है और ये सोर्स जो होते हैं वह अनपोलराइज लाइट होता है। ये सोर्स है और ये सोर्स कैसा होता है? अनपोलराइज लाइट। ये एस सोर्स है, इसका इंटेंसिटी मान लीजिए आई नट है। ये है अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपगेशन करते हैं। ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन हो गया। ये जो देख रहे हैं ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए, एक हम लोग पोलराइजर ले लिए हैं जिसको टर्मलाइन क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग पोलराइजर भी कहते हैं। यही टर्मलाइन क्रिस्टल हो गया और इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू? पोलराइजर। अब देखिए समझिएगा, जैसे ये परपेंडिकुलर है, अब देखिए यहां से ये पोलराइजर है। जैसे ही हम लोग अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास करवाते हैं तो ये क्या करता है? जो कोई लाइट परपेंडिकुलर होगा प्रोपगेशन के, उसी को ये पथ हो। देखिए प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर वाला वाई एक्सिस है, तो उसी को पास करने देगा। अदरवाइज ये किसी भी लाइट को पास करने नहीं देता है। तो ये जो लाइट आपको मिलेगा प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, इसी को कौन सा लाइट कहते हैं बाबू? पोलराइज लाइट। यही लाइट कैसा हो गया? पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट। अब देखिए, जैसे इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, देखने से ही लगता है ये सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है, इसलिए इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी आधा हो जाते हैं, तो इसका इंटेंसिटी अब कितना होगा बाबू? आई नट बाय 2। तो देखिए ये सिर्फ परपेंडिकुलर है किसके? वेव प्रोपगेशन के। एक हम लोग एनालाइजर लेते हैं। अगर एनालाइजर का भी काम वही होता है कि जस्ट लाइक पोलराइजर ही है, ये भी क्या करेगा? जो इसके परपेंडिकुलर होंगे उसको पास करने देगा, अदरवाइज ये किसी को पास करने नहीं देगा। यही इसका डायग्राम हो गया। अब देखिए बाबू, ये जो आपको लाइट मिलेगा यही फाइनल लाइट मिलेगा, क्योंकि जब एनालाइजर और पोलराइजर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो जितना लाइट पोलराइज होते हैं सब का सब लाइट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये है आपका सोर्स। एस क्या हो गया? सोर्स। एस का मतलब सोर्स हो गया। सोर्स का इंटेंसिटी आई नट है। अगर इसको पोलराइजर से पास करवाते हैं तो 50% लाइट पोलराइज होता है, वही लाइट पास करते हैं जो कि प्रोपगेशन के हमेशा क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ये एनालाइजर हो गया। एनालाइजर ये हो गया और ये लाइट हो गया आपका, ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में देखिए, अगर यही अनपोलराइज लाइट है, अभी भी ये अनपोलराइज लाइट है। देखो बाबू, ये सोर्स है अनपोलराइज लाइट का, एज सोर्स। ये वेव प्रोपगेशन लाइट, प्रोपगेशन का डायरेक्शन हो गया, प्रोपगेटिंग लाइट हो गया। फिर ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है। अब देखिए ये पोलराइजर हो गया।
उसके बाद जैसे ही पोलराइजर से पास करेगा तो जो भी इसके परपेंडिकुलर होंगे उसी को पास करने देगा, और यहाँ पे जो लाइट मिलेगा उसको हम लोग पोलराइज लाइट कहेंगे, पोलराइज लाइट। अब देखिए एनालाइजर जो है वह पोलराइजर के क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है। ये एनालाइजर हो गया। अब दोनों के बीच, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो बाद में अभी तो मोलस लॉ पढ़ाएंगे। जैसे ही ये दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, कोई भी लाइट आपको एनालाइजर से बाहर नहीं मिलेगा, इसका मतलब नो लाइट। यहाँ पे भी कोई भी लाइट पास नहीं करेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, जब तक एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में कोई भी एंगल हो, सिवाय किसका बाबू, 90 का, 90 के अलावा कोई भी एंगल होगा तो निश्चित कुछ ना कुछ लाइट आपको मिलेगा। लेकिन एनालाइजर और पोलराइजर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो नो लाइट, कोई भी लाइट आपको मिल नहीं पाएगा। क्लियर हो गया बढ़िया से। अब देखिए इसके बाद हमने बैरिस्टर्स लॉ आप लोग को पढ़ा दिए थे, अब मोलस लॉ के विषय में पढ़ाएंगे, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब न्यूमेरिकल है। अब मोलस लॉ समझ लीजिए। यहां पे मोलस लॉ की बात करते हैं। लॉ ऑफ मोलस हो या मोलस लॉ जो कहिए, लॉ ऑफ मोलस। लॉ ऑफ मोलस। According to this law, according to this law, according to this law, when a beam of plain polarized light, plain polarized light, plain polarized light is incident on analyzer, the resultant intensity of light transmitted from analyzer varies directly as a square of cosine of angle between the plane of transmission of analyzer and polarizer
दैट इज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा, where I नॉट इनिशियल इंटेंसिटी, I नॉट इज इनिशियल इंटेंसिटी। तो सिंपल याद रखिएगा आई बराबर क्या होता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपली आपको यही सेट कर देना है इसमें, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं, आप लोग को समझिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, the resultant intensity of light transmitted from an analyzer varies directly as a square of cosine of angle between the plane of transmission of analyzer and polarizer। I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा। एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा इस एग्जाम्पल को क्या है, कैसे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बाबू, कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है, मान लीजिए ये एक पोलराइजर है, ये एक पोलराइजर है, ये एक क्या है, पोलराइजर। I1 इंटेंसिटी है, मान लीजिए ये एक पोलराइजर है। अब जैसे ही इसको हम लोग I2 मान लीजिए, जब पोलराइजर से पास करता है तो I2 होता है। फिर यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे एक और एनालाइजर, 45 डिग्री के एंगल पे है ये कितना डिग्री के एंगल पे है बाबू, 45 डिग्री के एंगल पे है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू की बात करोगे तो 45 डिग्री एनालाइजर। फिर उसके बाद यहाँ से जो इंटेंसिटी मिलेगा वह I3 हो गया। फिर और एक 45 डिग्री के एंगल पे है एनालाइजर, ये भी थीटा 45 डिग्री, और ये हो गया I4। देखिए ध्यान से, जब I2 की बात करते हैं तो जो भी इंटेंसिटी रहेगा, मान लीजिए I0 है तो I0 बाय कितना हो जाएगा, 2, I0 बाय 2 हो जाएगा। फिर अगर I3 की बात करते हैं तो I3 का सिंपल वैल्यू होगा I2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, और I2 का वैल्यू है I1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, तो I0 बाय I1 बाय 4। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आइएगा I4 की बात करोगे,
I1/4 और cos स्क्वायर 45 मोलस लॉ, इसका सीधा वैल्यू होगा I1/8। तो कोई भी अगर अनपोलराइज लाइट होता है, अगर किसी पोलराइजर से पास करवाते हैं तो 50% लाइट तो पोलराइज होगा, 50% क्या रहेगा, अनपोलराइज। फिर जैसे ही एनालाइजर 45 डिग्री का एंगल बनाया तो जो भी इंटेंसिटी मिला है उसमें cos स्क्वायर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद फिर एक अगर एनालाइजर है तो उसके बाद जो भी आपको इंटेंसिटी मिलेगा उसमें cos स्क्वायर 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका निश्चित बन जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा भी है और जनरल फार्मूला भी है, हम बता देते हैं क्या है क्वेश्चन। 3 polarized are placed such that 3 polarized are mutually perpendicular to each other. Full stop. Unpolarized light of intensity I naught is incident on first polarized the intensity of light emerging from third polarized यहां पे 3 पोलराइड है। देखिए बाबू ऐसे ये देखिए बाबू, ये P1 है, P2 है, P3, तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो मान लेते हैं P1 P2 के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल निश्चित कितना होगा बाबू, 90 माइनस थीटा। अगर मान लेते हैं कि कोई सोर्स है, यही है, तीनों परपेंडिकुलर है, बहुत आसानी से बन जाता है। जब तीन आपके पास परपेंडिकुलर कह दिया है और फर्स्ट से मान लीजिए लाइट निकलता है, तो मान लीजिए यहां पे कोई भी अनपोलराइज लाइट है, उसका इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, आई नॉट। द इंटेंसिटी दिया भी है क्वेश्चन में, द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट बराबर आई नॉट। जैसे ही ये P1 से पास करेगा, तो P1 एक पोलराइड है, तो पोलराइड का काम होता है कि 50% लाइट को पोलराइज कर देगा, 50% अनपोलराइज। तो इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग P1, इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू P1, तो जो भी इंटेंसिटी है उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हम रटा चुके हैं कि इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट का जो भी होता है, जैसे ही किसी पोलराइजर से पास करता है तो 50% लाइट तो पोलराइज हो जाएगा और 50% क्या रहेगा, अनपोलराइज। तो अब इसका इंटेंसिटी कितना हो गया बाबू, आई नॉट बाय 2। अब देखिए फिर जब ये एंड अगेन पासिंग थ्रू P2, जैसे ही P2 से पास करेगा तो जो भी इंटेंसिटी है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगेन या फाइनली इट पासिंग थ्रू P3, जैसे ही बाबू ये P3 से पास करेगा तो आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा, इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा। तो जो मोलस लॉ यही कहता है, जो भी इंटेंसिटी आपके पास है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल आपको मिलेगा आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कब है, जब इंटेंसिटी आपके पास जो दिया था वह अनपोलराइज लाइट का, अगर पोलराइज लाइट का होता तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं, देखिए एक तो रिजल्ट यही याद रखिएगा कि तीन को पोलराइजर है, P1 P2 P3 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो अगर इंटेंसिटी आई नॉट दिया है अनपोलराइज लाइट का, तो फाइनली जब P3 से पास करेगा तो उसका इंटेंसिटी का सिंपल फार्मूला होगा आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, देखिए कैसे बाबू, आई नॉट बाय 2 4 से गुणा कर दो बाबू, अगर 4 से गुणा करते हैं तो मजबूरी है 4 से क्या करना, डिवाइड करना। अब देखिए आई नॉट बाय 8 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से ये होगा आई नॉट बाय 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा।
जो रहेगा पुट करके बना दीजिएगा। तो यही इंटेंसिटी हो जाता है फाइनल कब, जब P3 से ये पास करते हैं तब। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरीका से बनाएंगे, और जितना भी पढ़ाए हैं पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, ये सभी को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें इस कंसेप्ट पे नीट में अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप लोग जितना भी क्वेश्चन बोले थे सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स अब खत्म हो चुका है, अब हमें मेन रे ऑप्टिक्स के विषय में पढ़ाना है, जो कि कल पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, और जब पटना आएंगे मंडे से जब क्लास होगा तो उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बाबू, आज तक इतना जितना पढ़ाया गया इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, अगले क्लास की बात हम कल करेंगे।